हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर और कैपेसिटर का पार्ट 4 वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। इसके अंदर हम कैपेसिटर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक, जिसके अंदर हम चार्जेस को रेस्ट नहीं, चार्जेस को मूव कराएंगे। तो चार्जेस के मूव करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, करंट आता है। तो करंट से जो भी फिनोमिनाज होंगे, मैग्नेटिज्म के जो भी फिनोमिनाज होंगे वो स्टडी करेंगे हम। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो कैपेसिटर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो थ्योरी, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम जो थ्योरी करेंगे, जो थ्योरी पार्ट है इसका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट है इसी से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। अगर थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पार्ट की तो हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स के और सर्किट्स के, ठीक है। तो वही देख लेते हैं। इस पर जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे अगर हम ये कंसेप्ट सही से पता लग गया तो हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन देखा था। तो हमने देखा था कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था, जो सी डैश था हमारा के टाइम्स सी नॉट हो गया था, इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट था तो के टाइम्स बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन करेंगे कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो वहाँ पे हम देखेंगे चार्जेस और पोटेंशियल्स पे क्या होगा। तो चार्जेस और पोटेंशियल्स बढ़ेंगे घटेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी वो चेक करना है हमें। तो वहाँ पे हम दो कंडीशंस को देखेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस में चार्जेस और पोटेंशियल पे दोनों पे अलग अलग इफेक्ट आता है। पहला केस है चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर, मतलब मैंने एक बैटरी से एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया फुली। चार्ज करने के बाद अगर बैटरी का पोटेंशियल वी नोट था, ये वी नोट से चार्ज हुआ, इसके ऊपर चार्ज क्यू नोट आया। अब मैंने बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये जो बचा हुआ कैपेसिटर था कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर चार्ज था प्लस क्यू नोट, है ना, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बोलते हैं हम, और यहाँ पे क्या था, वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। तो इसको हमने बोला चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डालेंगे तो क्या फिनोमिनाज होंगे, कैसे चार्जेस बढ़ेंगे घटेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, फोर्सेस बढ़ेगा घटेंगे, वो सब स्टडी करेंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इसी कैपेसिटर की बैटरी है वो हटाएंगे नहीं, बैटरी को रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्यू नोट से चार्ज होने के बाद बैटरी भी अभी कनेक्टेड ही है, क्यू नोट तक चार्ज हुई है कि नहीं हुई वो हम देखेंगे। इसके बाद हम इसमें क्या फिनोमिनाज होंगे, चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्सेस के ऊपर, वो भी हम चेक करेंगे सेकंड केस के अंदर। तो फर्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं हम, चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर, चार्ज कर दिया है हमने कैपेसिटर को फुल, क्यू नोट इनिशियल चार्ज हमने क्यू नोट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस लिखते हैं हम सारी, यहाँ पे फाइनल कंडीशंस लिखते हैं। तो क्यू नोट चार्ज से हमने क्यू चार्ज, मतलब पहले क्यू नोट चार्ज था, अब हमने इसके अंदर स्लैब डाली, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसके बाद फाइनल चार्ज क्यू हो गया हमारा। पहले पोटेंशियल वी नोट था हमें, क्योंकि बैटरी जब डिस्कनेक्ट की थी उसका पोटेंशियल वी नोट था, तो फुल्ली चार्ज करने के बाद जब हटाया तो उसका पोटेंशियल वी नोट था। अब हमने डाइलेक्ट्रिक डाली, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में इसका पोटेंशियल वी हो गया, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यू नोट था, अब पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ठीक है। पहले फोर्स एफ नोट था जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स अब एफ हो गया। तो हम सभी क्वांटिटीज़ इसके अंदर स्टडी करेंगे पहले केस में। तो चार्जेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स था चार्ज का वो क्या था, वो बैटरी ही था, और बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया तो जो चार्ज था वो ओनली कैपेसिटर पे रह गया। अब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो कुछ चार्ज का सोर्स नहीं है, सोर्स जो जो चार्ज का सोर्स था वो क्या था, बैटरी था। वो बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी अब, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज है वो हमारा कंजर्व रहेगा, इसका मतलब क्यू नोट हमारा क्यू ही रहेगा। इसका मतलब हमारा फाइनल चार्ज है वो हमारा इनिशियल चार्ज के बराबर ही रहेगा, चार्ज यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ठीक है, चार्ज कंजर्व। यही कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इस पार्ट का। इसी कॉन्सेप्ट से हमारे बाकी सारी क्वांटिटीज़ कैसे निकलेंगी वो देखते हैं हम। कि जैसे कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, फाइनल अगर इंसर्ट कर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने एक बार एज्यूम करते हैं कि डी थिकनेस, अगर इसकी डी है तो डी थिकनेस का ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर। जनरलाइज कर देंगे इसको टी थिकनेस का भी, पहले डी थिकनेस का ही देख लेते हैं। डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी मान लेते हैं। तो वी क्या होता है हमारा, वी होता है क्यू अपॉन सी, है ना, फाइनल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। और
कौन सा कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस सी डैश, है ना। अच्छा, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा दोनों केसेस के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो दोनों केसेस के अंदर ये चीज़ तो कॉमन ही है, ये चीज़ कॉमन होगी दोनों केसेस के अंदर कि सी डैश होगा हमारा, जो बाद वाला कैपेसिटेंस हो सी बोल देते हैं उसको, वो कितना होगा, वो हमारा के टाइम्स इंटू सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये दोनों केस के अंदर वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और लिख देते हैं, कैपेसिटेंस जो नया कैपेसिटेंस हो गया सी, वो कितना हो गया, के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो गया। ये दोनों कंडीशन हमने नोट लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार्ज तो फाइनल चार्ज क्या है, इनिशियल चार्ज ही है क्यू नॉट, और सी की वैल्यू क्या लिखती है, के सी नॉट। ठीक है, तो क्यू अपॉन सी नॉट क्या है, हमारा इनिशियल पोटेंशियल है, पोटेंशियल इनिशियल क्या था हमारा, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। तो कितना हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल अपॉन के, मतलब हमारा पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया के टाइम्स। के टाइम्स कब डिक्रीज़ होगा, जब हमारा जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो फुल्ली इंसर्टेड है, इसके अंदर कंप्लीट इंसर्टेड है। टी थिकनेस पे भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये होगी पोटेंशियल की बात। अब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वी अपॉन डी। ठीक है, तो पहले वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, वी नॉट अपॉन डी थी, क्योंकि डी थिकनेस तो चेंज हो नहीं सकती इसकी। तो वी अपॉन डी है, तो वी अब हमारा क्या हो गया, वी नॉट अपॉन के हो गया, और डी है वी नॉट अपॉन डी कितना हो गया, ई नॉट हो गया, तो ई नॉट बाई के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है के टाइम्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिसके अंदर चार्ज आ जाए, तो ऐसा फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर चार्ज आ रहा है। तो हमारा इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम है, तो क्यू को क्यू नॉट लिख सकते हैं, सी हमारा कितना हो जाएगा, के टाइम सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल क्वांटिटीज़ है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट, तो इनिशियल जो सॉरी यू नॉट नहीं आएगा, यू आएगा फाइनल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यू इनिशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय में के, ये यू इनिशियल का ही पार्ट है, तो डिवाइडेड बाय में के। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेट क्या हुआ, घट गया। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या था, यू आई था, अब क्या हुआ, यू आई बाई के हो गया। तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो यू इनिशियल हमारा यू आई मान लेते हैं, यू फाइनल यू आई बाई के हो गया, तो कितना हो जाएगा, यू आई 1 माइनस 1 बाई के। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो यू इनिशियल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट लिख सकते हैं, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, जो तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज़ करना है, तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट लिख दूँ और 1 माइनस 1 बाई के लिख दूँ। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, यहाँ से देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। अब क्या है कि बैटरी ने तो कोई वर्क डन किया नहीं, क्योंकि बैटरी ने जो इनिशियल चार्ज क्यू नोट दिया था, उसने वो बैटरी ने स्टार्टिंग में जो वर्क डन किया था वही हमारे पास है, हमारे पास एनर्जी था पहले ही, जो हमने हटाने के बाद उसके ऊपर कोई वर्क एनर्जी नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। तो जो बैटरी हमें एनर्जी दे के गई थी, तो उसके अंदर हमारा जो इनिशियल एनर्जी था उसमें से कुछ एनर्जी कम हो गया। इसका मतलब वो एनर्जी गया कहाँ पे है, एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं हमारी कुछ इस तरह से थी, हमने क्या डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया। इंसर्ट करते टाइम क्या होगा, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या था, प्लस क्यू था। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस क्यू। और डाइलेक्ट्रिक पे हमें पता है कि जो अगर हम धीरे धीरे डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, अपोजिट साइड में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उसके ऊपर चार्जेस कुछ इस तरह से आएंगे, ये इंड्यूस चार्जेस है क्यू आई। अब क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये फोर्सेस के कारण ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नीचे अपने आप आने की कोशिश करेगी, फास्ट आने की कोशिश करेगी, उसमें कुछ एक्सीलरेशन या वेलोसिटी आएगा। तो हमें कुछ एक्सीलरेशन या वेलोसिटी इसके अंदर नहीं करना है, क्योंकि अगर फास्ट मूव किया तो ओवरशूट करके ऑसिलेशंस करने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स हम ही लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल बोलते हैं जिसको, ताकि ये डाइलेक्ट्रिक धीरे धीरे इसके अंदर जाए। अब क्या है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, नेट कम हो रहा है। अब ये कम हुआ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे हम डाल रहे हैं इसके अंदर ये कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। ठीक है, इनिशियल एनर्जी से जो फाइनल एनर्जी है वो कम हो रही है। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी कम हो रही, तो बची हुई एनर्जी कहाँ पे जाएगी हमारी, तो जो बची हुई एनर्जी हमारी कहाँ जाएगी, जो बची हुई एनर्जी हमारी जो हमने फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। ठीक है, सपोर्ट इन द सेंस वहाँ पे मतलब एक पुल आएगा। ठीक है, पुल या टग बोल देते हैं उसको। तो जो भी
पर्सन है जो उसको खींच रहा है, आराम से धीरे धीरे उसको पकड़ के रखा है, उसको पुल और फोर्स एक महसूस होगा जब वो उसके अंदर डालेगा, ठीक है, उसको मतलब सपोर्ट मिलेगा, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ये, अगर हम ये वाला केस बात करें तो इस तरह से हमारी जो फाइनल एनर्जी है वो हमारी कम हो जाएगी, और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल से ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये डी थिकनेस के अंदर हम टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो हमारे ये क्वांटिटीज़ किस तरह से चेंज होगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी नोट कर लेना इस केस में कि जो हमारा फोर्स इनिशियल था और फोर्स फाइनल था वो दोनों सेम होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो फोर्स की बात करी थी, फोर्स हमने इस प्लेट और इस प्लेट की बात की थी, इन दोनों के बीच के फोर्स की बात की थी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो हमने इस प्लेट और इस प्लेट के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, है ना। जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल देंगे तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सेम है, ठीक है। तो हमारा फोर्स क्या होगा इनिशियल और फाइनल केस में सेम होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये तो मैंने थ्योरेटिकल बता दिया। अगर आप प्रूव भी करना चाहो तो क्या करोगे आप, क्योंकि हमने जब फोर्स के उसमें डेरिवेशन में हमने क्या किया था, इसमें डी क्यू चार्ज लेके इससे फोर्स निकाला था। अब क्या करोगे, हमने इसी स्लैब से फोर्स निकाला था, ठीक है। अब आप क्या करो, दो इमेजिनरी स्लैब ये भी लोगे, दोनों से निकालोगे तो इनका तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली ये, और इसकी वजह से तो यही आ रहा था पहले वाला ही, तो ये वाला इनिशियली केस था वही आ जाएगा हमारा फाइनली। तो इसका मतलब फोर्स हमारा क्या है वहाँ पे कंजर्व है। अब हम एक न्यूमेरिकल से देखने की कोशिश करते हैं टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि हमें वी नोट की बैटरी जिसका 100 वोल्ट पोटेंशियल है उसको हमें कैपेसिटर जिसकी थिकनेस D = 1 सेंटीमीटर, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कैपेसिटर को चार्ज किया और उसको फिर डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो आइसोलेटेड कैपेसिटर है उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जिसकी थिकनेस उसकी थिकनेस से कम थी, जिसकी 1 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस 0.50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हाफ थिकनेस का हमने स्लैब डाला कि इसका 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि थिकनेस इस स्लैब को कहीं भी डालो, किस साइड भी डालो, उसके कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पार्ट में कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस नया चार्ज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। कैपेसिटेंस निकालना है तब उसको अगर हम फुल फिल कर दें उसके कैसे कोरस्पॉन्डिंग में क्वांटिटीज़ फिर कैसे चेंज होगी। फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसके लिए, ठीक है। फिर हमें फोर्स निकालना है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ रखे हैं, थोड़ा सा चेंज आएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, सी निकालना है। तो सी हमने देख रखा है लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर। सी कैसे निकलेगा, अगर टी थिकनेस की स्लैब डालेंगे तो कितना निकलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन जो बची हुई थिकनेस है कितनी है, डी माइनस टी, जिसके अंदर वैक्यूम है तो डी माइनस टी प्लस टी थिकनेस है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर इसको करेंगे 10⁻², एसआई यूनिट के अंदर करेंगे 8.8 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, डी माइनस टी करेंगे, डी ये कितना है 0.50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस टी बाई के, टी कितनी दे रखा है हमें 0.50 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका हमें के दे रखा है 7। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारा कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है यहाँ से वो निकल के आ रहा है 16 पिकोफैराड, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा नया कैपेसिटेंस है वो आ रहा है 16 पिकोफैराड। तो इनिशियल कैपेसिटेंस भी देख लेते हैं, जब यहाँ पे सी नोट था वो भी देख लेते हैं। तो सी नोट हमारा कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इस केस में अगर वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा, वैल्यूज़ पुट कर लो 8.8 × 10⁻², ए की वैल्यू सेम, डी की वैल्यू 0.50, इसको क्या कर लो ऐसे यूनिट में चेंज कर लो। तो यहाँ हमारा यहाँ से निकल के आएगा 8.9 पिकोफैराड। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हमारा कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, सी नोट से वो क्या हो गया, सी हो गया। हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, जो पिछले केस में हमने लगाया था C = K टाइम्स सी नोट, वो फार्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे। आई बात समझ में। दूसरा केस, दूसरा हमें चार्ज निकालना है, चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज कितना होगा, नया कैपेसिटेंस से देखेंगे हम कि चार्ज हमारा कितना होगा, ठीक है। तो नया कैपेसिटेंस से देख लो, चाहिए पुराने कैपेसिटेंस देख लो, पुराने वाले कैपेसिटेंस से देख लो, क्योंकि यहाँ पे अगर पुराना कैपेसिटेंस लगाएंगे वोल्टेज में भी दे रखा है तो यहाँ से चार्ज क्यू नोट निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे वोल्ट पोटेंशियल वी नोट है तो यहाँ भी पोटेंशियल वी नोट होगा 100 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल वी नोट 100 दे रखा है, कैपेसिटेंस हमें पहले का कितना गिवन है 8.9 पिकोफैराड दे रखा है, तो चार्ज निकल के आएगा जगह। तो चार्ज कितना निकल के आएगा, क्यू नोट = C0 × V0, ठीक है। तो सी नोट हमारा कितना है 8.9 पिकोफैराड
पिको फैराड मतलब न्यू 10⁻12, ठीक है, इंटू वी नोट की वैल्यू हमें 100 वोल्ट दे रखी है, ऐसा यूनिटी है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा 0.89 नैनो कॉलम। ये आया हमारा क्यू नॉट, ठीक है, और ये आया हमारा सी नॉट, और ये हमारा आया नया कैपेसिटेंस सी। तीसरे केस की बात करते हैं, जब हमें पोटेंशियल पूछा है तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है, तो पोटेंशियल हमारा नया कितना हो जाएगा, ठीक है, तो नया जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है, और ये चार्ज फाइनल चार्ज ही होगा, चेंज नहीं होगा इस केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा बैटरी हटा दिया हमने, तो Q डिवाइडेड बाय में नया कैपेसिटेंस C, है ना, तो Q हमारा कितना है, Q नॉट ही है, नया कैपेसिटेंस C हमें पता ही है कि नया कैपेसिटेंस कितना निकाला हमने 16 पिको फैराड, ठीक है, पिको फैराड मतलब 10⁻12। Q नॉट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये 0.89 नैनो कॉलम। सोल्व करने के बाद में जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आएगा 57 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे जो अगर हम वी नॉट निकालें, ठीक है, वी नोट निकालेंगे अगर हम, तो वी नोट की वैल्यू 57 से ज़्यादा आएगी हमारी, अगर इस केस में बात करें तो वो कितनी थी 100 वोल्ट है, तो वी नोट हमारा अब नया पोटेंशियल निकल के आया वो 57 वोल्ट है, तो इसका मतलब इससे वो घट गया। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते वी नोट अपॉन के वाला, डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज हो गई है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बड़ी नहीं है, यहाँ पे कुछ फैक्टर से बड़ी है, तो उसी फैक्टर से ही ये घटेगा, ठीक है, तो हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो पिछला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था केस वाला, जिसमें फुल वो जिसका थिकनेस था, वो कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। तो उसके अंदर जो दोनों में एक चीज़ कॉमन यही है कि चार्जेस हैं वो हमारे कंजर्व रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यू नॉट क्यू के बराबर ही है, ये तो कॉन्सेप्ट कॉमन है, सी और सी नॉट निकाल ही सकते हैं अपन। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुराने वाला कंसेप्ट लगेगा, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब हमने डाली है यहाँ पे, तो बाहर वाली साइड तो ई नॉट ही होगा, लेकिन अंदर वाले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई बोल रहे हैं, अंदर स्लैब के अंदर वो कितना होगा ई बाई के, ठीक है, ई नॉट बाई के, सॉरी, बाहर वाले से के टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। तो ये इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फिक्स है, तो हमारा जो ई आएगा ये हमारा फिक्स है कि ई नॉट बाई के ही आना है, ये चीज़ नोट करना, ये इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमें स्लैब की बात इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पूछे कि अगर हम कैपेसिटेंस को पूरा फिल कर दें तो हमारा क्या कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो उसको हम सी डैश बोल देते हैं, तो सी डैश हमारा वहाँ से निकल जाएगा सी नॉट अपॉन के, ये वाले फैक्टर हमारा के हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस को टी को डी के बराबर करोगे तो 0, ठीक है, तो इसको डी के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे के टाइम्स आ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो के टाइम्स आ जाएगा के सी नॉट, ठीक है, तो के हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 7, और सी नॉट अगर हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस 8.9 था, तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकाल के आएंगे वो आएगा हमारा 62 पिको फैराड। इसका मतलब पूरी स्लैब डालने पर देख रहे हो कि 16 से 62 हो गया, मतलब 8.9 से 6.2 हो गया, और हाफ स्लैब डालने पे 8.9 से 16 हुआ है, तो कितना फ़र्क आ रहा है। अपन कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि अगर पूरी स्लैब डालने पे हमें निकाल लो कि पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल इससे भी और घट जाएगा, क्योंकि पूरी स्लैब डालने पे हमें जो फैक्टर निकल के आएगा यहाँ, वो इसमें तो ये वाला फैक्टर यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ करेंगे वो डायरेक्ट के ही वाला यूज़ कर देंगे, पिछले केस वाला, ठीक है, तो इसमें जो हमारा पोटेंशियल होगा और ज़्यादा घट जाएगा, इससे भी ज़्यादा घट जाएगा। इस केस में होमवर्क प्रॉब्लम है कि अगर इस केस के अंदर हमें पूरी स्लैब डाल दी जाए तो ये सारी क्वान्टिटीज़ निकालो, ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम है, आप इसको मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके देना क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू भी निकाल देते हैं। डेल्टा यू क्या निकल के आएगा, बिल्कुल सिंपल है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू तो क्यू नॉट स्क्वायर ही रहेगा, और कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा नया कैपेसिटेंस, ठीक है, तो नया कैपेसिटेंस को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते के वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, तो सी हमारा मतलब सी हमारा इनिशियल माइनस सी फाइनल, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम डेल्टा यू निकाल लेंगे। फोर्स हमारा क्या रहेगा, फोर्स हमारा चेंज नहीं होगा, फोर्स इनिशियल फोर्स फाइनल सेम रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स चेंज क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा और इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा जो इनिशियल केस ही है, तो फोर्स हमारा वही रहेगा, तो इसका फॉर्मूला लगाना क्यू नॉट स्क्वायर अपन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, 2a एप्सिलॉन नॉट भी निकाल सकते हैं, एरिया हमें गिवन है। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा है कि अगर हमें टी थिकनेस का स्लैब दिया हो तो हम फिर भी कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा कि चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा, क्योंकि बैटरी अब कनेक्टेड नहीं है,
तो चार्ज कंजर्व रहेगा, बस चेंज कहाँ आएगा पिछले केस से कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ओनली के वाला फैक्टर नहीं आएगा, इसके अंदर ये वाला फैक्टर आएगा, ये वाला फैक्टर आएगा तो पोटेंशियल का फैक्टर भी उस हिसाब से सी वाला लगाएंगे हम, डायरेक्ट के वाला यूज़ नहीं करना। हाँ, जो दूसरा पार्ट मैंने दिया है होमवर्क प्रॉब्लम जिसको आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, उसके अंदर आप पिछले वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो और ईजी हो जाएगा। ये टी थिकनेस को पूरा डी कर दो तो इसके अंदर जो वी हो जाएगा क्यू बाई जो वी नोट बाई के कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ भी फिर फैक्टर आपका सी बाहर, सी की जगह आप क्या कर सकते हो, सी नोट कर सकते हो, बाहर ला सकते हो और 1/k वाला फैक्टर आ जाएगा आपका, तो इजी रहेगी प्रॉब्लम्स उससे, ठीक है। तो अब वो प्रॉब्लम मेरे को, तो अब केस 2 देखते हैं, जब बैटरी कनेक्टेड ही रहे, तो बताया बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो हमारा जो सोर्स है वो हम चार्जेस का सोर्स है वो मिलता रहेगा। अब चार्जेस में कैसे चेंज आएगा वो देखते हैं कि अगर हम इनिशियल कंडीशंस की बात करें तो सेम सिमिलरली वैसे ही इनिशियल कंडीशंस में हम चार्जेस क्यू नोट मान लेते हैं, पोटेंशियल वी नोट मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट मान लेते हैं, एनर्जी यू नोट या यू आई बोल देते हैं, ठीक है। फाइनल केस में क्या हो जाएगा, ये चेंजेस हो जाएगा, ये क्यू में, ये वी में, ये ई में, ये किस में हो जाएगा, यू फाइनल में। फोर्सेस दोनों में सेम रहेगा, वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इन चारों केसेस को देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस होगा। अब हमारा बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगा, तो जो पिछले केस में हमारा चार्ज मेंटेन क्यों था, क्योंकि बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब कोई चार्ज सोर्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, हमने पोटेंशियल कनेक्टेड रखा वी नोट का, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल मेंटेन रहेगा दोनों केस में वी नोट ही रहेगा। इसका मतलब हमारा पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट है, कंजर्व है। इसका मतलब हमारा v इज इक्वल टू वी नॉट इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ठीक है। पहला केस हमारा सोल्व। दूसरा, अब हम चार्जेस की बात करें, दूसरा हम चार्जेस कैसे निकालेंगे, तो हमारा चार्ज चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, q इज इक्वल टू सी वी, नया चार्ज इज इक्वल टू नया पोटेंशियल इंटू नया कैपेसिटेंस, ठीक है। अब क्या है, दोनों केस में मैंने कॉमन चीज़ बताई थी कि पोटेंशियल कैपेसिटेंस तो हमेशा ही बढ़ेगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा, नया कैपेसिटेंस सी नॉट इंटू के टाइम्स हो जाएगा, ये तो दोनों केस में वैलिड है, ठीक है। तो अच्छा, ये यूज़ करेंगे तो सी कितना हो जाएगा, सी नॉट इंटू के, ठीक है। और वी हमारा कितना है, कांस्टेंट ही है, इसको हमने वी इक्वल टू वी नोट कर सकते हैं, तो सी वी नोट क्या होगा हमारा, क्यू नोट होता है ना, तो क्यू नोट को हम सी नोट वी नोट भी बोल सकते हैं, तो के इंटू क्यू नोट, ठीक है। मतलब हमारा Q है वो K इंटू क्यू नोट आया, मतलब हमारा Q है K टाइम्स बढ़ गया। जब हमने डाइलेक्ट्रिक पूरा डी थिकनेस के लिया तो हमारा जो Q है वो K टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, चार्ज हमारा बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक लेके आए धीरे धीरे इसके अंदर, तो हमारे बैटरी ने क्या किया, वर्क किया, और यहाँ से जो चार्जेस थे, जो पहले इसके ऊपर चार्ज क्यू नोट था, ठीक है, प्लस क्यू नोट माइनस क्यू नोट था, अब इसके ऊपर चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया, जिसकी वैल्यू के टाइम्स क्यू नोट है, मतलब के टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब बैटरी ने यहाँ से क्या किया, चार्जेस का एक्स्ट्रा वर्क डन किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी भी रोल प्ले कर रही है सच दैट कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, ताकि इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, और पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है, तो चार्ज को भी बढ़ना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ आ गई यहाँ से समझ में कि पोटेंशियल कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया और पोटेंशियल हमारा क्या कांस्टेंट है, तो चार्ज को भी क्या करेगा, बढ़ना पड़ेगा। चार्ज कैसे बढ़ सकता है, बैटरी को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। कितना बैटरी वर्क डन कर रही है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो देख सकते हैं वर्क डन बाय द बैटरी, W बाई बैटरी कितना होगा, कितना हो जाएगा वो, कि इसने कितना चार्ज मूव किया, Q वो उसने जो मूव किया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। Q क्या है यहाँ पे, जितना मूव करवाया इसने, कितना मूव करवाया यहाँ से, कि पहले का चार्ज कितना था, पहले का चार्ज हमारा था क्यू नॉट, ठीक है, और फाइनल क्या था, K इंटू क्यू नॉट। तो इसने के क्यू नॉट को, फाइनल चार्ज था और इनिशियल चार्ज क्या था, क्यू नॉट, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस था वो उसने यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, ठीक है। तो ये तो मूव करवाया इंटू वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K माइनस 1 इंटू क्यू नॉट इंटू वी नॉट, और क्यू नॉट इंटू वी नॉट, ठीक है। तो ठीक है, तो क्यू नॉट इंटू वी नॉट हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटू K माइनस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, बैटरी से वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा वर्क डन बैटरी से। अच्छा, अब देखेंगे कि हम इस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। वो हम देख सकते हैं
हाफ सी वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, क्योंकि उसके अंदर अगर हम यू इनिशियल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ सी नॉट सी इंटू वी स्क्वायर। तो सी तो पता है हमें के टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन वी हमारा क्या कांस्टेंट है, वी नॉट, तो वी को वी नॉट लिख सकते हैं, सी को के इंटू सी नॉट लिखेंगे तो कितना आएगा, के सी नॉट बाई वी नॉट स्क्वायर। ये तो पहली वाली ये वाली टर्म है, तो के इंटू यू आई, मतलब यू फाइनल हमारा के टाइम्स यू इनिशियल हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जितना पहले था उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। और वर्क डन बाय द बैटरी को क्या, वो जो बैटरी ने वर्क किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए किया है वर्क, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखेंगे कि दोनों जितना इसने वर्क डन किया उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। वो चेक कैसे करें, यू आई की वैल्यू क्या करेंगे हम, क्यू नोट और वी नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यू आई का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यू इनिशियल का हाफ क्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यू नॉट इंटू वी नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इंटू, ठीक है, के इंटू हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जो हमारी फाइनल एनर्जी है वो के इंटू हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट ये कुछ आई है, ठीक है। और जो और वर्क डन बैटरी ने कितना किया है, के माइनस वन क्यू नॉट इंटू वी नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखें कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। अच्छा, इससे ये घटाएंगे, ठीक है, यू फाइनल से ये घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, के माइनस वन, ठीक है, के माइनस वन इंटू यू इनिशियल, ठीक है। तो यू इनिशियल की वैल्यू हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट है। अच्छा, अब यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करो कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है देन कंपेयर वर्क डन से। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी ने जो वर्क किया उसका आधा वर्क हाफ टाइम्स इस फैक्टर के हाफ है, तो जो बैटरी ने वर्क किया वो आधा वर्क क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में लगा। तो हाफ वर्क डन क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ किया। तो हाफ वर्क डन कहाँ चला गया हमारा, हाफ वर्क डन कहीं तो गया होगा ना। तो हाफ वर्क डन अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में गया है तो हमारा हाफ वर्क डन जो हमारा गया है वो हमारा, जो हम फोर्सेस की बात कर रहे थे, जिस फोर्स से हम नीचे डाल रहे थे उस अपोज फोर्स लग रहा था, हाफ वर्क डन हमारा वहाँ चल गया एक्सटर्नल एजेंसी को, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, तो हीट भी बोल सकते हैं उसको, हाफ वर्क डन हीट के अंदर चला गया। क्वेश्चन में कई बार हीट भी पूछ लेते हैं, तो हाफ वर्क डन हम पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, तो हाफ वर्क डन हीट में लगेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना हमें, क्योंकि जितना वर्क डन बैटरी ने किया है तो वो हाफ वर्क डन तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में लगेगा, और हाफ वर्क डन क्या होगा, हीट में चला जाएगा। तो ये क्या है इसका W/2 है, और ये भी क्या है इसका W/2 है, ठीक है। तो अगर हमें वर्क डन बाय द निकालना हो तो इस फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। बाकी अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्क डन पूछा गया है कि अगर 4 जूल वर्क किया है बैटरी ने, ठीक है, तो हमें बताना है कि हीट और पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा अगर वर्क डन अगर हमारा 2 जूल है मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा 1 जूल बढ़ा है और हीट हमारा 1 जूल हमें मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब बैटरी कनेक्टेड हो, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें कंप्लीट टी और डी थिकनेस सेम दोनों की सेम है, तो क्या होगा, कुछ हमारे इस तरह से फिनोमेनाज होंगे। अच्छा, हमने पिछले न्यूमेरिकल में जैसे टी थिकनेस की जगह डी थिकनेस की जगह टी थिकनेस ली थी, तो उस केसेस में यहाँ क्या क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। अगर वो कर लें अपने तो हमारा कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा हमारा उस केस में, तो कैपेसिटेंस इससे अलग आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा। और हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो अभी भी कांस्टेंट है, तो हमारा चार्ज के अंदर कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो एक मैं न्यूमेरिकल देता हूँ आपको, आप उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। जो हमारा लास्ट वाला ही न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसकी मैं वैल्यूज़ फिर से बता देता हूँ आपको। जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो थी V0 = 100 वोल्ट है, अब हटाया नहीं है, सेम है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉब्लम नंबर 3 से सॉल्व करना, ठीक है। V0 अपने 100 वोल्ट ही है, ठीक है। और जो हमें एरिया प्लेट का है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डी थिकनेस हमारा कितना है, 110 सेंटीमीटर है। और जो टी थिकनेस की नई प्लेट्स हमने लगाई है वो है 0.5 सेंटीमीटर की, आधी मतलब इसकी, ठीक है, ठीक है। और हमने जो इसका जो डी ने यूज़ किया वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमारा जो के इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ किया है वो हमने 7 यूज़ किया है, ठीक है। और इस केस में हमें बताना है कि नया चार्ज हमारा क्या होगा, Q, ठीक है,
नया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपको इसके अंदर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी निकालनी है, सी डैश निकालना है, क्यू डैश निकालना है, मतलब नई क्वांटिटी सी या क्यू, ठीक है। सी निकालना है, क्यू निकालना है, वर्क डन बाय द बैटरी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, डेल्टा यू, और हीट निकालना है। फोर्स सेम रहेगा, तो ये आपको सब क्वांटिटीज़ निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा 100 वोल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है, लास्ट में क्या था, हमारा चार्ज कांस्टेंट है। तो इस इन दोनों टॉपिक्स पे कोई भी क्वेश्चन बने बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमें रखना है, उस जब बैटरी कनेक्टेड है तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बैटरी डिसकनेक्टेड है हमारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बाकी क्वांटिटीज़ हमें फॉर्मूला पता है, आराम से सोल्व कर लेंगे। इसमें बस हीट अगर निकालनी पड़ जाए तो हाफ हीट आएगी हमारे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अपन नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, नई हेडिंग के साथ, कैपेसिटर इन करंट सर्किट्स। तो अगर हम कैपेसिटर को किसी करंट कैरिंग सर्किट के अंदर देखें तो वो किस तरह से चार्ज डिस्चार्ज और ये फिनोमिनाज होते हैं, तो ये तो हम बाद में देखेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर कितना चार्ज कितना करंट आता है। लेकिन जो एक्चुअल में जो कैपेसिटर होता है, जिसको हम कैपेसिटेंस सी नोट से बात कर रहे हैं, उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल वी नोट लगाया। तो हमने बोला कि ये जो वी नोट है, जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे अब तक, तो वी नोट को हमने इसके अक्रॉस ही दिखा देते थे कि ये कंप्लीट चार्ज वी नोट हो गया। पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सर्किट के अंदर क्या होता है, जो हम करंट सर्किट की बात कर रहे हैं उस हमें कुछ क्या प्रैक्टिकल सर्किट्स में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो उन रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स के अंदर, ठीक है, तो जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हमारा दोनों लगा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें होगा ये कि जो ये पोटेंशियल है इसका ड्रॉप होगा यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो दोनों साइड पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर दो रेजिस्टेंस लगाए, कैपेसिटर के पास भी खुद कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों के केस के अंदर। तो ये जो इसकी इंटरमीडिएट स्टेज है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एसी सर्किट्स की बात करेंगे, जहाँ आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, मैग्नेटिज्म के बाद की बात है ये तो। लेकिन अब यहाँ पे जो हम दो स्टेजेस में इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी दो स्टेज बनेगी, कि एक्सट्रीम स्टेज देखते हैं कि जब हमने इस पोटेंशियल वी नोट की बैटरी को लगाया तब क्या हुआ, और तब और उसके बाद में जब ये कंप्लीट चार्ज हो गया क्यू नोट से तब क्या हुआ। मतलब इसको हम दो केसेस में कन्वर्ट करते हैं। पहला केस t इज़ इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम जब जीरो पे है, जब हमने जस्ट इसको कनेक्ट किया है और जब पे स्विच था, स्विच को जस्ट क्लोज किया है, तो t इज़ इक्वल टू जीरो पे देखा हमने क्या। दूसरा केस जब t इज़ इक्वल टू फाइनल t, कंप्लीट टाइम t होने के बाद में, ठीक है, ये जब भी इसके ऊपर चार्ज क्यू नोट आ गया, तो t इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा क्यू नोट वो कितना होगा, चार्ज जीरो होगा, क्यों, ठीक है, क्यू नोट जीरो होगा। t इज इक्वल टू टी पे इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू क्यू नोट हो जाएगा, फाइनल कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर t इज इक्वल टू कंप्लीट पे, और इस पर क्या होगा, नो चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जब इस पे t इज इक्वल टू जीरो पे देखेंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो करेगा सर्किट में। तो उस करंट केस के अंदर करंट तो इस सर्किट में I फ्लो करेगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि जब अगर हम जब हम t इज इक्वल टू कैपिटल T पे देखेंगे, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो हमारा कैपेसिटर होता है, अगर फुल चार्ज हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा वी नोट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल आ गया वी नोट, बैटरी का जितना पोटेंशियल। अब बैटरी का जितना पोटेंशियल आने को क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू नोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नोट, ठीक है। हम इतना ही इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वी नोट है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल को अपोज करेगा और नेट करंट रेजिस्टेंस से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर्किट लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगा के भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस से नेट करंट कितना आ रहा है, जीरो। मतलब ये जो रेजिस्टेंस लगा है इसके ऊपर से जो करंट पास हो रहा है जीरो, मतलब सर्किट के अंदर करंट जीरो पास हो रहा है, और यहाँ सर्किट के अंदर करंट फुल पास हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो करंट हमारा टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगेगा एक्सपोनेंशियली। ये हम ऐसी करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है। तो मेन कहानी ये है कि अगर t इज इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, आई, जिस आई को हम बोल देते हैं वी नॉट अपॉन आर, ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि फुल करंट मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है, आई नोट होगा। धीरे धीरे वो करंट क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। एक स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे आके वो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल का टोटल जो वोल्टेज है वो इसके क्रॉस आ जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इनिशियल केस के अंदर जो वोल्टेज था वो इसके अलोंग था, इसके अलोंग जीरो था, ठीक है। तो हम ट्रिक लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ट्रिक लगाएंगे कि पहले जो केस था हमारा, फर्स्ट केस था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ये कैपेसिटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है,
जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है और पूरा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये एक वायर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हम कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे हम जब हम t इक्वल टू 0 की बात करेंगे। जब t इक्वल टू टी की बात करेंगे जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सर्किट से बैटरी का कनेक्शन कट हो गया है। ओनली क्या क्या कैपेसिटर की बात आ गई है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देंगे, वहाँ से बैटरी को हटा देंगे। ठीक है, और उसके लॉन्ग पोटेंशियल वी नोट कर देंगे। ठीक है, तो बैटरी को हटा देंगे वहाँ से। ठीक है, तो बैटरी को हटा देना और इसको ओपन कर देना, तो यह इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। ये दोनों ट्रिक्स यूज़ करके, ये दोनों ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके हम सीधा डायरेक्ट हम बता सकते हैं t इक्वल टू 0 t इक्वल टू टी पे क्या होगा। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम देखते हैं, मैं 2 प्रॉब्लम्स डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम्स हम देखते बता देंगे क्या क्या होगा यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या है, कुछ इस तरह से हमारा सर्किट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। ठीक है, और हमें ये 3 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये जो हमारी कैपेसिटेंस है वो 1, मान लो कि वो 1 माइक्रोफैराड का है। दूसरे केस में हमें जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कुछ हमें इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके साथ में 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफैराड का, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, सेम कंडीशंस है, बस इसमें सीरीज़ और पैरेलल, बस थोड़ा सर्किट के अंदर ही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये बनेगा कि हमें t इज़ इक्वल टू 0 पे, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा t इज़ इक्वल टू टी पे, फाइनल t पे, जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाए। कंप्लीट चार्ज वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ये वर्ड याद रखना, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जब ये कंप्लीट चार्ज हो गया, करंट 0 हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट पे हमें बताना है कि इसमें स्टेडी स्टेट के अंदर जो हमारा चार्जेस क्या डेवलप होंगे, तो हमें इसके कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस निकालने हैं। और t इज इक्वल टू 0 पे हमें करंट बताना है, 3 ओम से 2 ओम से कितना करंट पास होगा वो बताना है। सिमिलरली हमें यही करना है, t इज इक्वल टू 0 पे हमें करंट बताना है, सेकंड t इज इक्वल टू टी पे हमें चार्जेस बताने हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आर इक्विवेलेंट बताओ दोनों केसेस के अंदर, कि इस केस में और इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट भी दोनों केसेस के अंदर आप बताना है। एक केस में बता देता हूँ, एक ये क्वेश्चन आप होमवर्क प्रॉब्लम में देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हमें पता है t इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या करना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो इसको शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से सर्किट बन जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम और 3 ओम। अच्छा, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं अब कितना आएगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट आएगा हमारा इस बैटरी के अलोंग, कितना आर इक्विवेलेंट आएगा, 2 और 3। रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल का हमें फॉर्मूला पता है, पैरेलल का फॉर्मूला था R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो 3 2 जा 5, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5, इतना ओम आया हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट आ गया तो यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं सर्किट से कि करंट कितना आएगा, 10 ओम। ठीक है, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लगा देंगे, तो V हमारा 10 है और आर इक्विवेलेंट 6/5 आ जाएगा, तो करंट भी आ जाएगा। करंट आ जाएगा, डिवीजन वाला फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके अलोंग और इसके अलोंग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट भी निकाल लिया, हमारे करंट भी निकाल लिया, एक काम हो गया हमारा। दूसरे केस में हमें क्या करना है, इसको स्टेडी स्टेट में बताना है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, मतलब स्टेडी स्टेट में इसको क्या करोगे, ओपन कर दोगे। ओपन करने का मतलब, इसको यहाँ से ओपन करने का मतलब है इसका यहाँ से कनेक्शन हटा दोगे। तो कनेक्शन हटाने के बाद ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इस तरह से है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है हमारा, इस तरह से है। ठीक है, क्योंकि इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अब ये डिस्कनेक्टेड है, तो इस सर्किट से यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ओपन है ना, तो सारा करंट किससे फ्लो होगा, हमारा सारा करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। ठीक है, अब हमारा ये 10 वोल्ट है और नेट आर इक्विवेलेंट अब हमारा कितना हो जाएगा, ओनली ये वाला रेजिस्टेंस, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है, तो ये 2 ओम आया। ठीक है, करंट निकाल लेंगे, करंट कितना, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है 10, आर इक्विवेलेंट कितना आया 2, करंट आया 5 एम्पियर। इसका मतलब पूरा करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब चार्जेस की बात करेंगे कि इसके ऊपर चार्जेस कितना आएगा कैपेसिटेंस के ऊपर, क्योंकि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इस सर्किट का इसका पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या है हमारा, कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा।
सिंस यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, तो नेट का नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इस कैपेसिटर के ऊपर आएगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ले लो, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें दे रखा है, तो वहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल देते हैं। चार्ज कितना आएगा, CV, तो V कितना है हमारा 10 वोल्ट, और कैपेसिटेंस हमें 1 माइक्रोफैराड दे रखा है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व होगी। T=0, T= स्टेडी स्टेट के ऊपर हमें करंट और चार्जेस हमने निकाल लिए कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, R इक्विवेलेंट भी दोनों के केस में हमने दोनों के केस में देख लिए। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये होमवर्क प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो इसको आप जो क्वेश्चन नंबर आप इसको डाल दो 4 और इसको क्वेश्चन नंबर डाल दो 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। यही सब केसेस T=0, T=T पे हमारे चार्जेस और करंट क्या क्या होंगे, और R इक्विवेलेंट भी बताना है। सेम कंसेप्ट है, T=0 के ऊपर आपको इसको क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, वायर से कनेक्ट कर देना है, तो नेट रेजिस्टेंस 3 + 2 5 आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद T=T पे आपका क्या करो, उसको क्या करोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। ठीक है, सॉरी, T=0 पे आप इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर इसको हटाना पड़ेगा आपको 3 ओम को। बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, T=0 पे। ठीक है, तो T=0 पे इसको क्या करोगे आप, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। T पे क्या करोगे, इसको ओपन कर दोगे, पूरा करंट यहाँ से फ्लो होगा, R इक्विवेलेंट उस केस में 5 हो जाएगा, और इस केस में, पहले वाले केस में R इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाएगा। दोनों कोर्सपोंडिंग करंट निकाल लो, चार्जेस निकाल लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आप इस आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके देना। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कैपेसिटर के, हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, है ना। तो वहाँ हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स की भी बात की थी, स्फेरिकल हमने वहाँ से कवर कर लिए थे, पैरेलल प्लेट भी कवर कर लिया था, तो हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रह गया था। तो अब हम जो बचे हुए टॉपिक्स उन्हीं के बारे में देख रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी देख लेते हैं। तो जैसा हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स में पढ़ा था, स्फेरिकल कैपेसिटर्स में हमने क्या किया था, A रेडियस और B रेडियस के 2 कैपेसिटर्स लिए थे, और बाहर वाली प्लेट को हमने क्या कर दिया था, अर्थ कर दिया था, है ना। अर्थ करने से क्या होता है कि टोटल बाहर का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने यहाँ से देखा भी था कि जो ये वाली प्लेट है इसके ऊपर चार्ज क्या था, +Q आ जाएगा, और यहाँ अंदर वाली प्लेट पे -Q आ जाएगा। गोस लॉ इसके ऊपर हम अगर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा था, है ना, ऐसा आ रहा था। उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर जो बन रहा था वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में बन रहा था, 1 और 2 के बीच में। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से हमने वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और हमारा वहाँ से कैपेसिटेंस निकल के आया। ठीक है, 4πε0 अपॉन 1/A - 1/B, इस तरह से कुछ फॉर्मूले से हमारा कैपेसिटेंस निकल के आया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम ऐसा ही सीन है। इसके अंदर हमें बस क्या है, 2 सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर्स हैं वो दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल थे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक क्या है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स हैं तो डेफिनेटली गॉस लॉ से लगाएंगे तो अंदर की साइड नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो इस सरफेस पे लगाएंगे तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सेम यहीं पे यही है कि यहाँ से बाहर वाले को क्या कर दिया हमने, अर्थ कर दिया। अर्थ कर दिया, यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे तो चार्जेस हमारे आएंगे इस सरफेस के, जो ये वाला अंदर वाला जो सिलेंड्रिकल है जिसका रेडियस A दे रखा है हमें, तो इसका रेडियस A गिवन है, इसका रेडियस हमें B गिवन है। मान लो कि इसका जो हमारे लेंथ है वो कैपिटल L गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा ये आएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस सिलेंडर के बाहर की साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर साइड इस कैपेसिटर के कोई चार्ज नहीं रह सकता। इसको अगर हम +Q देंगे तो +Q यहीं आएगा, और इंडक्शन से -Q यहाँ आ जाएगा, और गॉस लॉ भी यहाँ वैलिड हो रहा है कि अंदर की साइड आएगा। इस सरफेस पर अगर गॉस लॉ लगाएंगे तो नेट अंदर चार्ज 0 है, और इस सरफेस के बाहर देखेंगे अगर हम, ठीक है, इस सरफेस के बाहर देखेंगे तो पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो इन दोनों के कारण वो नेट 0 हो रहा है क्योंकि अर्थिंग है। तो इसका मतलब ये दोनों सरफेसेस के बीच का जो स्पेस है उसके अंदर हमारा कैपेसिटर बन रहा है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बन रहा था। अब दोनों केसेस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भी लगाते हैं, उसका केस हम बाद में स्टडी कर लेंगे कि डाइलेक्ट्रिक केस में क्या होगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैपेसिटर सिस्टम बना, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से, कॉन्सेंट्रिक होगा, हमें पता है। जैसे अगर हम इस तरह से अगर देखें, इसकी एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रेडियली आउटवर्ड इस तरह से होगी, और हमें इसका फॉर्मूला पता भी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ से 2k λ/r, और यहाँ पे k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, 1/4πε0 है। उसको अगर चेंज भी करें तो कितना आएगा, 1/2πε0। ठीक है, ठीक है, अपॉन r, यहाँ पे लैम्डा आएगा। लैम्डा क्या है यहाँ की, लैम्डा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा।
ठीक है। अच्छा, तो हमारे यहाँ से ये निकल के आया लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हमें गिवन है। अच्छा, तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो बी से ए जाने के लिए, ठीक है, बी से ए जाने के लिए इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ए का, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, जिसको हम डेल्टा वी बोल रहे हैं, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, अगर हम ए से बी से ए जाए, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट बी वाला पॉइंट मतलब आर इज इक्वल टू बी और ए वाला पॉइंट आर इज इक्वल टू ए पे इंटीग्रेट करना है। ई की वैल्यू यहाँ पे ये रखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना, इंटू डी आर, इंटीग्रेट करेंगे आर इज इक्वल टू बी से आर इज इक्वल टू ए विद नेगेटिव साइन। तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर टर्म आएगा 1 अपॉन आर डी आर, इंटीग्रेट करेंगे बी टू ए। यहाँ से एल एन लोग में आ जाएगा और नेगेटिव साइन है हमारा, तो नेगेटिव साइड अंदर लेके जाएंगे तो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। तो ये हमारा आया पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो चार्जेस हमें पता है, तो वहाँ से कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू बन वी डेल्टा वी। तो चार्ज हमारा कितना था इनिशियली, क्यू था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि चार्ज हमारा क्या है, हमें क्योंकि अगर हम इन्फानाइट सिलेंडर की बात करें तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। एल के लिए जनरलाइज नहीं किया, एल के लिए जनरलाइज करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, लेंथ एल के लिए, तो इन्फानाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। एक पर्टिकुलर एल के लिए हमारा एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इन्फानाइट के लिए ही बात करेंगे हम चार्जेस की। तो चार्जेस कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, मतलब चार्ज इन दैट लेंथ एल कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा वी कितना आया, लैम्डा, ठीक है, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एल एन नीचे आएगा, एल एन बी बाई ए, ठीक है। अब क्या है, लैम्डा से यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस निकल गया है, और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ बोलते हैं जिसको हम, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऊपर है एल एन बी बाई ए। इसका मतलब अगर हमें किसी लेंथ एल पे निकालना हो कैपेसिटेंस, तो इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस तब लेंथ एल गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ ही डिफाइन होता है, जो आती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी बाई ए। बी हाँ बाहर वाले जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है, ए अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस है, आराम से कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चन में बदल देगा कि हमारा कि इस सरफेस, इस जो स्पेस है इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। और डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस पता है हमें, अगर फुल पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर डाइलेक्ट्रिक उसका जो कांस्टेंट अगर मान लेते हैं के है, तो ये के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ के अंदर, जो अब तक मैंने बताया भी नहीं, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिव मतलब ई नॉट अपॉन ई ऑफ दैट मटेरियल एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इन दोनों का रेशियो ही होता है, ठीक है। जब किसी को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई नॉट इंटू के का मतलब क्या होता है, ई नॉट इंटू के का मतलब होता है ई एम, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल। इसका मतलब ये जो पार्ट होता है वो परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल ही आ जाएगा हमारा। इसका मतलब अगर हमें फॉर्मूले में 2 पाई, अगर हम फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट गिवन है तो मटेरियल के निकालने के लिए हमको ई से रिप्लेस कर देंगे, ई ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमें परमिटिविटी मटेरियल की पता हो, क्योंकि हमें परमिटिविटी मटेरियल की नहीं दी होती, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होता है, तो ई एम को हम रिप्लेस करते हैं ई नोट इंटू के से, तभी तो हम ई नोट को ई नोट इंटू के से रिप्लेस करते हैं, मतलब जो भी टर्म है उसको हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई नोट को ई नोट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बात एक है, ई नोट को ई नोट के से मल्टीप्लाई कर दो या ई नोट को ई एम से चेंज कर दो, तो बात एक है। अगर हमें ये गिवन है तो ये कर देंगे, ये गिवन है तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों के केस में सेम। अगर प्रॉब्लम देखें कि कुछ हमें इस तरह से गिवन है कि दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं हमारे, ठीक है, के इज इक्वल टू 2 और के इज इक्वल टू 3 के कुछ इस तरह से रखे गए हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर दो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर बोले कि अगर वो डाइलेक्ट्रिक ना रखे तो उसका कैपेसिटेंस इनिशियली सी था, और डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और 3 है, रखने के बाद में उसका सी डैश हो गया। तो अब हमें निकालना है कि सी डैश को सी की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं अंदर वाली प्लेट और बाहर वाली प्लेट को देखूँ, ठीक है, तो कुछ दो मेरे कैपेसिटर बन रहे हैं, एक अंदर वाला सिलेंडर और एक बाहर वाला सिलेंडर, ठीक है, इस तरह से ही बन रहे हैं। तो एक तो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, जो रेड कलर के अंदर है, ठीक है, एक तो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो अंदर वाले की तो r/3 दे रखी है और बाहर वाले की 2r/3 दे रखी है। बाहर वाला कैसे बन रहा है, ब्लू कलर वाला, वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है,
इस तरह से, ठीक है। तो अंदर वाले की जो रेडियस दे रखी है हमें 2r/3 है, और बाहर वाले की r दे रखी है, कुछ इस तरह से बन रहा है। अच्छा, अंदर से यहाँ से भी यहाँ देखें तो दोनों क्या एक दूसरे के सीरीज़ में हैं। जैसे ये वाला कंसेप्ट ही है, जैसे अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ के अंदर ही लग रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। सॉरी, पैरेलल नहीं, सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो सीरीज़ में एक दूसरे के एक कैपेसिटर के है, सीरीज़ के अंदर है। तो इसका मतलब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, इसका कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से और इसका कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से, और दोनों को सीरीज़ में लगा दूँ तो इसके और इसके अलोंग नेट कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा हमारा, जिसको हमने C' बोला है। तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 और इसका मान लेते हैं C2, ठीक है। तो अब वो C1 और C2 हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। C1 और C2 का फॉर्मूला क्या है, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक लगा हो तो C का फॉर्मूला क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लगने के बाद में 2πε0 इंटू K डिवाइडेड बाई में ln B/A। B क्या है, आउटर रेडियस, A क्या है, अंदर की रेडियस, ठीक है। तो रेड कलर वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, उसका निकाल लेते हैं। उसका कितना आएगा, C1, उसका C1 आएगा 2πε0, K की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाई में ln B/A 2r/3 डिवाइडेड बाई में r/3, ठीक है। तो कितना आएगा, ln 2/1, ln 2, ठीक है। सिमिलरली C2 निकाल लेते हैं ब्लू वाला डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो कितना आएगा 2πε0, K की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई में ln, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा r/2r/3, तो सिमिलरली आ जाएगा 3/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ होता है ये, है ना, तो L क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो L तो हमें L गिवन ही है, तो दोनों में L और L मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी L आएगा और यहाँ भी L आएगा, ठीक है। अब क्या है, दोनों सीरीज़ के अंदर है, तो सीरीज़ वाले में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, C नेट का। तो C नेट का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दोनों सीरीज़ में है, तो यहाँ से C नेट निकल के आ जाएगा किसकी टर्म्स के अंदर, L एप्सिलॉन और L और एप्सिलॉन के टर्म में आ जाएगा, है ना। और ओरिजिनल C पहले कितना था, जो ओरिजिनल C है वो निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल C हमारा पहले कितना था, C जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा रखा था 2πε0, जब K की वैल्यू वहाँ कितनी थी 1, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 था उस टाइम में, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा था, इंटू L डिवाइडेड बाई में ln, ठीक है। ये बाहर वाले के, क्योंकि उसके टाइम में क्या हो जाएगा, उस टाइम ये नॉर्मल ऐसे ही कैपेसिटर था, बाहर वाले का जो था R रेडियस था, और अंदर वाले का, क्योंकि ये वाला रेडियस था, अंदर वाले का r/3 था, तो r/3, तो कितना आएगा, ln 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का नेट निकाल लेंगे और उसको फिर इससे कंपेयर कर लेंगे, तो C' इन टर्म्स ऑफ C निकल जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ मैं। तो होमवर्क प्रॉब्लम में क्या है, तो होमवर्क प्रॉब्लम में आपका क्या होगा कि आपको कुछ इस तरह से ही कैपेसिटर दे रखे हैं, सिमिलरली इस तरह से ही, ठीक है। अब क्या होगा, जो नॉर्मल इसके अंदर था पहले, इसकी रेडियस मान ले तो r/3 है और इसकी रेडियस r मान लो, ठीक है। कुछ दो ही इस तरह से कंसेंट्रिक कैपेसिटर है। अब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मैंने कैसे डाला, इस हाफ स्पेस के अंदर, इस हाफ स्पेस में ऊपर वाले स्पेस के अंदर ये वाला डाइलेक्ट्रिक डाला, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 2 है। नीचे वाले स्पेस के अंदर मैंने ये वाला डाइलेक्ट्रिक डाला इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 3 है। बस इससे आपको निकालना है C' और C के बीच में रिलेशन, ठीक है। ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देना है, होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 7 से। और इसके अंदर बस कंसेप्ट वही लगेगा जैसे इसके अंदर सीरीज़ में था, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला कैपेसिटर का वही प्रॉब्लम होगा, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपने ऐसे लगाते हैं ना, ये जो प्लेट्स हैं उनके बीच में ऐसे लगाए, तो कैसे क्या बन जाएगा, दो पैरेलल बन जाएंगे। तो बस आपको दो पैरेलल वाला बनाना, और पैरेलल में एडिशन होता है, तो इससे भी ईजी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। C1 और C2 निकाल के एडिशन करा के C से कंपेयर करवा लेना है। सिमिलरली अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, तो कुछ अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस तरह से डाल दें, ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा जैसा आपने सिलेंड्रिकल में किया है, ठीक है। C' और C का रिलेशन निकालना है। गिवन है कि अंदर वाला रेडियस A है, ये वाला रेडियस 2 है और ये 3 है, तो ये वाला विड्थ कितना हो जाएगा A, ये वाला विड्थ कितना हो जाएगा A, और ये वाला A हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता ही है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका कैपेसिटेंस का पर यूनिट लेंथ का नहीं होता इसमें, ओनली कैपेसिटेंस का कितना होता है 4πε0, ठीक है। इसको AB, ठीक है, B - A, या तो ये बोल दो, ठीक है, या 1/A - 1/B डिनोमिनेटर में कर दो, एक ही बात है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो B आउटर रेडियस है, A इनर रेडियस है इसकी, ठीक है। तो ये वाले, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सीरीज़ में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो अंदर वाला जैसे रेड वाला है उसको C1 मान लो, तो ये वाला C1 हो गया, बाहर वाला C2 मान लो, तो ये वाला C2 हो गया। दोनों को सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा के C नेट कितना आएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 वाला लगा दोगे, और फिर
ओरिजिनल सी पहले वाला कितना था, पहले वाले में क्या अपने दो ही प्लेट माननी है इसके अंदर, तो ये वाली रेडियस कितनी होगी, इनर वाली ए है और ये 3 है, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। वो वाले कंसेप्ट से सी निकाल लो, सी को सी डैश से, ये वाला सी डैश है, सी डैश से कंपेयर करवा लो, क्या रिजल्ट आएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देना। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और 2 दे रखा है हमें, इसका बाहर वाले का 3 है, इसका 2 है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 है ये, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाकी क्वेश्चंस तो मैंने लेक्चर नंबर जो 1 था कैपेसिटर का, ठीक है, और वैसे लेक्चर नंबर 19 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो उसके अंदर मैंने और भी क्वेश्चन करवाए थे स्फेरिकल कैपेसिटर के, तो एक बार वो भी देख लेना आप, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर लगभग जो एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ लिए थे, सारे के सारे जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो चाहे वो कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ में सीरीज़ में लगा के या पैरेलल में लगा के कॉन्सेप्ट देखना हो, शॉर्ट सर्किट और ठीक है ओपन सर्किट वाला कंसेप्ट, फिर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम्स देख लिए। उससे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक को अगर हम उसके अंदर रखते हैं कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, तो 2 मेथड से वोल्टेज को कांस्टेंट रख के और वोल्टेज को, ठीक है, और बैटरी को हटाकर, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम्स हमने देख लिए। तो थोड़ा सा आप रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉब्लम्स भी देख लेना कि कैपेसिटर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं हमने। तो आप मेरा लेक्चर नंबर 18 जो है कंडक्टर्स के ऊपर, तो उसमें मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफ़ी टाइम लगाया है उसके ऊपर, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने उसमें काफ़ी देर तक बताया है। तो उसमें मैंने स्फेरिकल कंडक्टर थे उनके बारे में रीडिस्ट्रीब्यूशन बताया है। तो अगर आपको पैरेलल प्लेट का भी अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में वहाँ पे जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, स्फेरिकल कंडक्टर्स लिए थे, उनको कॉमन वायर से कनेक्ट किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे कि हमारे 2 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर दे रखा है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, इसको चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद में की क्लग कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारा क्या रह जाएगा, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर रह जाएगा C1, जिसको C1 बोल दिया, C1 से चार्ज हो गया। अब इसके पैरेलल में एक दूसरा कैपेसिटर लेके जाएंगे C2। अब क्या होगा, यहाँ से चार्जेस जैसे पहले थे वो प्लस क्यू चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, अब वो क्या होगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा और ये भी चार्ज होगा कैपेसिटर C2। अब इससे एज ए बैटरी तरह काम करेगा ये, ठीक है। तो कुछ अब क्या होगा, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, तो वो हमें वो चीज़ें मैंने कंडक्टर्स के अंदर जो जैसा पढ़ाया था वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा। कॉमन पोटेंशियल जैसे निकालना हो, तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे निकालना हो, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो पोटेंशियल V2 का था, तो वो क्या, उसको इनिशियली जो हम कैपेसिटेंस C1 C2 तो हमें पता क्वेश्चन में दिया होगा। V1 को हम जो ये वाला बैटरी वाला है वो V1 लेके चलेंगे, और V2 यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 0, जो इनिशियली 0 पे था, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल भी निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ से कॉमन पोटेंशियल की बात आ गई हमारी। कॉमन पोटेंशियल के बाद में अगर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट से लॉस इन एनर्जी निकालना हो, तो इस कॉन्सेप्ट में लॉस इन एनर्जी कितना होगा, लॉस इन एनर्जी, तो वो मैंने वहाँ पे भी फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था, याद करने के लिए बोला था, C1 C2 डिवाइडेड बाय में, ठीक है, 2C1 प्लस C2 डेल्टा V का होल स्क्वायर। डेल्टा V यहाँ पे V1 माइनस V2 भी हो सकता है, V2 माइनस V भी हो सकता है। तो डेल्टा E एनर्जी इन लॉस, हीट एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। जब हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ कुछ एनर्जी जो बैटरी का वर्क डन होता है प्लस बैटरी का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट होता है। तो हीट वाला जो लॉस इन एनर्जी बोलते हैं उसका फॉर्मूला ये रहता है। जैसे अपने 2 कंडक्टर स्फेरिकल में लगाएंगे तो भी यही आएगा, पैरेलल में इस तरह से कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाएंगे तो भी ये आएगा। ये कॉमन पोटेंशियल का हो गया, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल अगर यहाँ तो 2 पॉइंट्स का है, इन जनरल n पॉइंट्स का भी बोल दे तो अब फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा CnVn डिवाइडेड बाई में Cn सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब 3 हो तो क्या आएगा, CnV1 C2V2 C3V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इस तरह से 3 सिस्टम हो 4 सिस्टम हो तो उसका जनरल फार्मूला कॉमन पोटेंशियल का ये है। जैसे कि आपको क्वेश्चन अगर दें, इस पे क्वेश्चन अगर हम करें, तो अगर मान लो कि हमें कुछ क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से दे रखा है सिस्टम, 3 ब्रांचेस दे रखी है, और इस पॉइंट V पे हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है, और इसका वोल्टेज हमें 1 वोल्ट दे रखा है, इसका वोल्टेज हमें V इक्वल टू 2 वोल्ट दे रखा है, और इसका वोल्टेज हमें V इक्वल टू 3 वोल्ट दे रखा है। इस पॉइंट V पे हमें निकालना है, और इसका 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड हमें क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, और इस पॉइंट पर हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे टर्म आ जाएगी C3V3 और यहाँ आ जाएगा C3, उससे कॉमन पोटेंशियल V निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 वाला सिस्टम देखें तो कुछ इस तरह से सिस्टम बन जाए। इस पोटेंशियल अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 दे रखा है और यहाँ पोटेंशियल V2 दे रखा है, C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, तो इस पॉइंट पर कॉमन पोटेंशियल C वाले फॉर्मूला ये लगा देंगे।
तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोसेस से और कॉमन पोटेंशियल वाले प्रोसेस से हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एक बार आप लेक्चर वो कंडक्टर वाला देख लीजिए, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, वहाँ लॉस एंड एनर्जी काफ़ी अच्छे से बताया है, कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता रखा है मैंने। बाकी इस पर सर्किट प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आराम से। तो आज हमने जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, कैपेसिटर का भी लास्ट टॉपिक था। तो इसके बाद हम मैग्नेटोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हम जो करंट के फिनोमिनास है, अगर करंट फ्लो होगा, क्योंकि वहाँ चार्ज मूव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्ज रेस्ट की बात की थी, तो मैग्नेटोस्टैटिक में हम चार्ज को मूव करवाएंगे, मूव करवाते वहाँ करंट होगा। करंट से हमने 10th क्लास में यही पढ़ा है, जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर से तो आसपास के एरिया के अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। 10th क्लास में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से हम जो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी उनकी वैल्यूज़ देखेंगे अलग अलग सर्किट्स के ऊपर। ठीक है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वो हमारा अगले वाला।